हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, चलो। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघटन के फेराडे के नियम, है ना? या ऐसा भी बोल सकते हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले फेराडेस फर्स्ट लॉ, मतलब फेराडे का प्रथम नियम। ये नियम क्या है? देखो, फेराडे ने बोला कि जब हम विद्युत जो विद्युत अपघट्य होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो एनोड से निकलने वाले पदार्थ या कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वो आवेश के समानुपाती होती है ना? देखो मैं लिख देता हूं पहले। इस नियम इस नियम के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट किसी इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित की जाती है तो तो एनोड से विलयन में आने वाले या विलयन में घुलने वाले विलयन में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अथवा कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ो पहले क्या लिखा है। देखो, लिखा है कि इस नियम के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य में धारा यानी कि करंट प्रवाहित की जाती है तो एनोड से विलयन में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अथवा कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा की बात चल रही है ना, आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, इसको अपन चित्र से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? देखो, जैसे मान लो
नीचे बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड बना देते हैं अपन, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके तीसरे या चौथे लेक्चर में ही मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, है ना। अच्छा, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी की सहायता से अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी की सहायता से जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। बैटरी के प्लस से जो जुड़ा होता है उसको यहाँ पे एनोड मानते हैं, और बैटरी के नेगेटिव से जो जुड़ा होता है उसको यहाँ पे कैथोड मानते हैं। मानते क्या, कैथोड होता ही है ना। अच्छा, जैसे मान लो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो CuSO4 है। क्या है, CuSO4। तो हम मान लेते हैं कि ये CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एनोड है वो भी कॉपर है, और जो कैथोड है वो भी कॉपर है, ठीक है। जो एनोड है वो भी कॉपर है, और जो कैथोड है वो भी कॉपर है। मतलब हमने एनोड और कैथोड दोनों ही कॉपर के बना रखे हैं, ठीक है। जो एनोड है वो भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और जो कैथोड है वो भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है। मतलब कॉपर के ही इलेक्ट्रोड को मैंने एनोड और कैथोड बना रखा है, ठीक। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। ये तो हमको सबको पता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जो कॉपर है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके और कॉपर 2 पॉजिटिव बना लेगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया, जो कि एनोड पे होता है। अच्छा, 8 कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि ये जो होता है ना, ये इम्प्योर कॉपर होता है। क्या होता है, इम्प्योर कॉपर, ठीक है। जबकि कैथोड पे जो कॉपर होता है वो प्योर कॉपर होता है, तो ये प्योर कॉपर होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा कॉपर का शुद्धिकरण भी करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर का शुद्धिकरण। जो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, जबकि कैथोड पे हमको प्योर कॉपर मिलता है। कैसे मिलता है वो अभी समझ में आ जाएगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। अच्छा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन।
रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है, ठीक। अच्छा, अब आप यहां से समझो, देखो हम्म, हम्म, देखो क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि ऑक्सीडेशन के दौरान जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव में बन जाता है, बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ये हमारा एनोड है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो रोड है ये कॉपर की रोड है, तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और सॉल्यूशन में आ जाएगा और कॉपर 2 पॉजिटिव बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले सर्किट के थ्रू कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉनों को देख के इस इलेक्ट्रोड की ओर भागेगा और धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पे जमा होने लगेगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो एनोड से कॉपर निकलेगा और कैथोड पे जमा होगा। क्लियर? एनोड से निकलेगा और कैथोड पे जमा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन एनोड से कैथोड की तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक। अच्छा, अब फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है, जो प्रथम नियम है, वो हमको ये बताता है कि एनोड से विलयन में जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा या कैथोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा, दोनों की ही मात्रा आवेश के समानुपाती होती है। मतलब एनोड से जो पदार्थ निकल रहा है उसकी मात्रा भी आवेश के समानुपाती है और कैथोड पे जो पदार्थ जमा हो रहा है उसकी मात्रा भी आवेश के समानुपाती है, ठीक है। देखो अब फिर से पीछे आओ, ये इस नियम के अनुसार जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से विलयन में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा अथवा कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, अपन इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे बताते हैं वो देखो। जैसे फेराडे ने बोला कि जो पदार्थ की मात्रा है यानी कि उसका वेट, वो समानुपाती होता है किसके, आवेश के, यानी कि चार्ज के, ठीक है, चार्ज के। अब वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप कैपिटल Q ले लो या स्मॉल q भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम समानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा और साथ में आता है Z, ठीक है, और ये Q। ठीक है बेटा, ये जो Z है, यहाँ ये जो Z है, इस Z को बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये जो Q है, Q चार्ज है, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। I क्या है, I यहाँ पे करंट है जो कि एम्पियर में होता है, और T यहाँ पे टाइम है जो कि सेकंड में लेना होता है, ठीक है। करंट काय में लेंगे, एम्पियर में, और टाइम काय में लेंगे, सेकंड में, ठीक। तो ये हमारा फेराडे का फर्स्ट नियम हो गया, आप इसको नोट कर लो।
चलो इसको नोट कर लो। यहाँ पे आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हो, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर। तो कॉपर का जो वेट होगा वो समानुपाती होगा चार्ज के। कॉपर का जो वेट होगा वो समानुपाती होगा किसके? चार्ज के। मतलब कितना चार्ज आपने इसको दिया, ठीक है। अच्छा, समानुपाती हटाएंगे तो वही बराबर आएगा और साथ में आता है जेड और ये क्यू, ठीक है। इस जेड को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, अब एक बात याद रखना, क्योंकि क्योंकि ये जो जेड होता है, अच्छा इसको मैं आगे ही बताऊंगा या यहीं पे बता दूं, क्या करूं? ये जो जेड होता है ना बेटा, ये जेड होता है E अपॉन एफ। जेड इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन एफ। ये जो E है इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। इस E को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। और ये जो F है इसको बोलते हैं फेराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फेराडे कांस्टेंट, ठीक है, फेराडे कांस्टेंट। अब यदि मैं इसको यहाँ पे रख दूं इस फॉर्मूले में, तो ये ऐसा हो जाएगा, W इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। क्या हो जाएगा? W इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ। अच्छा, अपन चाहे तो इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे? देखो, हमने अभी क्या लिखा है? W इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, ये लिखा। अच्छा, क्योंकि जो E होता है इक्विवेलेंट वेट, जो इक्विवेलेंट वेट होता है इसको लिखते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक। अच्छा, अब यदि इस इक्विवेलेंट वेट की जगह में ये वाली चीज रख दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, W क्या है? वेट है ना, वेट इक्वल टू, देखो एटॉमिक वेट शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू Q अपॉन ये F हमारा फेराडे कांस्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, यदि इस एटॉमिक वेट को आप यहाँ से इसके बट्टे में ले आओ, इस एटॉमिक वेट को यहाँ से इसके बट्टे में ले आओ, तो ये ऐसा हो जाएगा, W मतलब वेट अपान एटॉमिक वेट इक्वल टू Q अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू ये फेराडे कांस्टेंट। क्लियर? अब आपको यदि पता हो तो वेट अपान एटॉमिक वेट इक्वल टू मोल होता है। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट।
मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो इस वेट अपॉन एटॉमिक वेट की जगह मैं मोल लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मोल इक्वल टू ऊपर Q, नीचे वैलेंसी फैक्टर इनटू F। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूजेबल है, इसका यूज करके आप सवाल सोल्व करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोल इक्वल टू चार्ज को हम क्या लिखते हैं, I इंटू टी। भाई Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है, धारा गुणित समय। तो Q इक्वल टू I इंटू टी, और वैलेंसी फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर ही रहने दो, इंटू जो F है, F क्या होता है, 96,500। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम सवाल सोल्व करेंगे। क्लियर। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर पता है क्या होता है, देखो इसके पहले मैंने कोलराउस नियम पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि वैलेंसी फैक्टर किसको कहते हैं, है ना, अम्ल के लिए, क्षार के लिए और सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया था। थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो वैलेंसी फैक्टर, देखो एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एसिड है ना, तो एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो इक्वल टू होता है H पॉजिटिव के। किसके इक्वल टू होता है, H पॉजिटिव आयंस के, है ना, मतलब आयनन के बाद कितने H पॉजिटिव आयन बनते हैं उसके बराबर। और बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है, बेस का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो OH माइनस आयन के बराबर होता है, आयोनाइजेशन के बाद कितने नंबर ऑफ OH आयन बनते हैं उसके बराबर। और जो सोल्ट होता है, सोल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है केटायन और एनायन पे चार्ज के बराबर। या तो केटायन का चार्ज देख लो या एनायन का चार्ज देख लो, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन केटायन, टोटल चार्ज ऑन केटायन, या फिर आप एनायन भी लिख सकते हैं, और एनायन। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, मतलब या तो केटायन का टोटल चार्ज देख लो या एनायन का टोटल चार्ज देख लो। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कुछ एग्जाम्पल करके बताए थे, वहां पे देख लेना आप, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, और सवाल सोल्व करते समय हमको मेनली इन दो फार्मूलों का यूज करना है, इसका और इसका। ठीक है ना, ज्यादातर सवाल इन्हीं पे बनते हैं, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, पहले मैं चित्र बनाता हूं फिर लिखूंगा, है ना। देखो, जैसे मान लो मैं दो अलग अलग सेल ले लूं, दो अलग अलग सेल ले लूं, मान लो एक सेल ये है और अरे ठीक है, एक छोटा एक बड़ा बन गया। ठीक है, ये दो अलग अलग सेल ले लिए, मान लो इसको बोल देते हैं अपन ए सेल
और इसको बोल देते हैं बी सेल, ए सेल, बी सेल। ठीक है, दो अलग अलग सेल है, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन होगा, है ना, अलग अलग सेल है तो दोनों में सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। अच्छा, दोनों में इलेक्ट्रोड बना देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार इसमें बना देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाहर वाले हैं, पहले इनको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। और जो अंदर वाले हैं इनको एक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात को समझना है। जैसे ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस, तो बैटरी के प्लस से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा है उसको हम प्लस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस इलेक्ट्रोड। और बैटरी के माइनस से जो जुड़ा है उसको माइनस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये प्लस तो ये क्या होगा? ये माइनस होगा, और ये माइनस तो ये क्या होगा? ये प्लस होगा। ठीक। अच्छा, अब इन दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन होगा, इन दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन होगा। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो अलग होगा। ठीक है ना, ये अलग सॉल्यूशन है। इसको मान लो हम ए सॉल्यूशन बोल देते हैं, ए सॉल्यूशन। ठीक है। और इसी प्रकार इधर जो सॉल्यूशन है इसको हम बी सॉल्यूशन कह देते हैं, है ना। बी सेल है तो इसको बी सॉल्यूशन बोल दो, बी सॉल्यूशन। ठीक। अब फेराडे ने क्या बोला सेकंड लॉ में? फेराडे ने बोला कि जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ, दो भिन्न भिन्न पदार्थ या दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है। अब देखो क्या है कि इनको हमने आपस में जोड़ रखा है ना, ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल है, लेकिन हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो चूंकि हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है, इसलिए जब हम करंट देंगे तो दोनों में सेम करंट जाएगा और दोनों में सेम चार्ज का फ्लो होगा। ठीक। तो फेराडे ने बोला कि दो अलग अलग सॉल्यूशन, अच्छा दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ तो हमने दो बनाए हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फेराडे ने बोला कि जब भिन्न भिन्न सॉल्यूशन में सेम चार्ज हम पास करते हैं, समान आवेश हम छोड़ते हैं, तो कैथोड पर जमा होने वाला जो पदार्थ होता है ना, कैथोड पर जमा होने वाला जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा उसके खुद के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, देखो। इस नियम के अनुसार जब भिन्न भिन्न जब भिन्न भिन्न विलयनों में भिन्न भिन्न विलयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई अलग सॉल्यूशन होगा और इसमें कोई अलग सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इस नियम के अनुसार जब भिन्न भिन्न विलयनों में
समान आवेश प्रवाहित किया जाता है, समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके मतलब जो पदार्थ जमा हो रहा है उसी की बात चल रही है, उसके तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार से मतलब इक्विवेलेंट वेट है ना, के समानुपाती होती है। ठीक है, अब आप चित्र को देखो और ये जो थ्योरी लिखी है इसको पढ़ो। इस नियम के अनुसार जब भिन्न भिन्न विलयनों में समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, यही फैराडे का सेकंड लॉ है। पहले आप ये बना लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो, मतलब इस नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि जो वेट होगा है ना, पदार्थ का जो वेट होगा वो समानुपाती होगा इक्विवेलेंट वेट के, है ना, जो वेट होगा वो समानुपाती होगा इक्विवेलेंट वेट के। अब जैसे मान लो इधर अलग सॉल्यूशन है इधर अलग सॉल्यूशन है, तो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, इसको ए माना इसको बी माना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं WA अपान WB इक्वल टू EA अपॉन EB। है ना, अब जैसे मान लो यहाँ पे आपको यदि तीन चीजें पता चल जाए और चौथी चीज वो पूछे तो हम बता सकते हैं भाई यहाँ पे चार चीजें हैं WA अपॉन WB इक्वल टू EA अपॉन EB, तो इनमें से कोई तीन चीजें हमको दे दे और चौथी पूछे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं। चलो अब आगे इसमें क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन समझो। CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। कैथोड पर जमा मतलब निक्षेपित, निक्षेपित को जमा बोलते हैं ना, निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान होगा। ठीक, चलो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि ज्यादातर सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, लगभग 90% सवाल में ये वाले फॉर्मूले आपको यूज करने हैं।
ये वाले मोल इक्वल टू चार्ज अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू फेराडे कांस्टेंट। तो देखो मोल इक्वल टू चार्ज अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू फेराडे कांस्टेंट। ठीक, बस ये आप ध्यान रखो, इससे सारा काम हो जाएगा। अब मोल को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। वैलेंसी फैक्टर, तो कॉपर की बात चल रही है तो कॉपर में क्या होता है, अभी बता दूंगा, वैलेंसी फैक्टर इंटू फेराडे कांस्टेंट। ठीक, अच्छा देखो CuSO4, इसका जब आप विद्युत अपघटन करवाओगे या इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो ये Cu प्लस SO4 इस तरह से बनेगा। इस पे 2 पॉजिटिव आएगा और इस पे 2 नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 आएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2। क्लियर है, या तो इसका चार्ज देख लो या इसका चार्ज देख लो, वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। अच्छा, करंट, करंट दिया है 1.5 एम्पियर, है ना। करंट कितना दिया है हमको, करंट हमको दिया है 1.5 एम्पियर। और टाइम कितना दिया, टाइम दिया है 10 मिनट। तो याद रखना बेटा, जो धारा होती है वो तो एम्पियर में ही लेते हैं, लेकिन जो टाइम है वो सेकंड में लेते हैं। तो इस 10 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकंड। ठीक है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, 10 का गुणा कर दो, 10 इंटू 60। ठीक, चलो अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखो। तो वेट हमको पता करना है भाई, निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान मतलब वेट हमको बताना है। अच्छा, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट, या देखो यहाँ पे वेट अपान एटॉमिक वेट अपन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं। कॉपर क्या है, एक एटम, तो हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो वेट तो हमको पता करना है, कॉपर का एटॉमिक वेट क्या होता है, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 63.5। याद रहेगी बात, 63.5। अच्छा, इक्वल टू, यहाँ पे देखो करंट कितना 1.5, टाइम कितना, देखो ये यहाँ पे टाइम, तो टाइम कितना, ये वाला टाइम रखेंगे 10 इंटू 60। वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला, ये यहाँ से वैलेंसी फैक्टर कितना निकाला, 2। और फेराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500। बोलो इतना क्लियर है क्या, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसी से काम बन जाएगा हमारा ये। अच्छा ऐसा करते हैं, देखो नीचे की 2 जीरो से पहले ऊपर की 2 जीरो कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। अब ऐसा करो, वेट निकालना है तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 63.5 इंटू 1.5 इंटू 6 कम 6, और ये 2 इंटू 9 6 5। ऐसा करो, 2 से इसको भी काट दो, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, देखो ये हो जाएगा W इक्वल टू 63.5 इंटू 1.5 इंटू 2 तिया 6, 3 बार गया, और ये 9 6 5। ठीक है,
कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, करो। ये आएगा 0.29 ग्राम, लगभग लगभग इतना आएगा 0.29 ग्राम, है ना। देखो जैसे 63.5 इंटू ये 15 तिया 45 मतलब 4.5, पचम 25 की 5, हाथ का आया 2, 5 तिया 15, 16 17 के साथ हाथ का आया 1, 5 एक 30 और 1 31, 4 5 20 की 0, हाथ का आया 2, 4 तिया 12, 12 से 13 14 4, हाथ का आया 1, 4 संग 24 और 1 25, ये 5, ये 7, 4 और 1 5, 5 3 8, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक मतलब ये 285। अब ये 285 डिवाइडेड बाय 965, 965 नहीं जाएगा, नहीं जाने की 0 लगे दशमलव उतारी 0, 9 का 9, 9 दून 18, 9 तीन 27, हाँ ठीक है, ठीक है ना। लगभग लगभग 0.29 आएगा, कितना आएगा 0.29, है ना। बाकी कैलकुलेशन तो अपने खुद से करो, ठीक है ना भाई, एग्जाम में तो आपको ही करना, मेरे को थोड़ी नहीं करना। तो कैलकुलेशन अपना खुद का होना चाहिए, है ना। और कभी भी कैलकुलेशन करो तो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है ना, हमेशा कॉपी और पेन का यूज़ करो, उससे आपका जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग होगा, ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है AgNO3, AgNO3 के 1 मिलियन में 9650 कूलम का आवेश प्रवाहित किया गया, कैथोड पर जमा सिल्वर का द्रव्यमान बताएं। चलो सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है। मैंने क्या बोला, 90% केस में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, मोल इक्वल टू क्यू अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो या फेराडे लिख लो। वैलेंसी फैक्टर इंटू फेराडे कांस्टेंट। चलो मोल को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। चार्ज को, अच्छा चार्ज देखो अब की बार आवेश ही दिया हुआ है, कितना आवेश दिया है 9650, तो हम क्यू की जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे 9650, और वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो देखो AgNO3 है, AgNO3 ये है, जब इसमें आप करंट पास करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, तो ये ऐसा बनेगा Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। अब देखो इस पे भी एक चार्ज है और इस पे भी एक चार्ज है, मतलब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की जगह हम 1 ले लेंगे और F की वैल्यू 96,500, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल टू 9650 अपॉन वैलेंसी फैक्टर तो 1 आएगा इंटू 96,500। वेट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल टू, देखो ये इससे नहीं जाएगा, नहीं जाने की 0 लगे दशमलव उतारी 0, 96,500 हो जाएगा, एक बार कट जाएगा मतलब 0.1। अब W इक्वल टू एटॉमिक वेट इंटू 0.1, सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108 इंटू 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 10.8 ग्राम, कितना हो जाएगा 10.8 ग्राम। मतलब आपको कितना सिल्वर मिलेगा, तो कैथोड पे जो सिल्वर जमा होगा उसकी मात्रा होगी
10.8 ग्राम। ठीक है, नोट करो। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है जलीय NaCl, जलीय NaCl के विलयन में 10 मिली एम्पियर की धारा कितने समय तक, टाइम पूछ रहा है, कितने समय तक प्रवाहित की जाए कि 0.01 मोल H2 गैस कैथोड पर प्राप्त हो। ठीक है, यहां पे आपको इस तरह के सवाल में इस जलीय NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते याद होना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं याद है वो इसी चैप्टर के शुरू के वीडियो देखें। तीसरे या चौथे वीडियो में मैंने बताया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, जलीय NaCl है, मतलब NaCl है और साथ में जल है, दोनों चीजें हैं, NaCl है और जल है। जब हम करंट पास करेंगे तो NaCl और जल दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, मतलब दोनों अपने अपने आयन में टूटेंगे, तो Na पॉजिटिव बनेगा प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, और यहाँ से H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनेगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि दोनों एनायन में से, जैसे ये दो एनायन है, तो दोनों एनायन में से सीरीज में जो ऊपर होता है, सीरीज में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो एनोड पे जाता है। तो इन दोनों में से ये सीरीज में ऊपर होता है, यहाँ की बात नहीं चल रही है ना, सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl ऊपर होता है, तो ये जो Cl है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एनोड पर। कहाँ जाएगा? एनोड पर। और इन दोनों केटायन में से जो केटायन नीचे होगा, जो केटायन नीचे होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो इन दोनों में से सीरीज में, यहाँ पे नहीं देखना है ना, नहीं तो तुम यहाँ पे ऊपर नीचे देखो, यहाँ नहीं देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होता है, जो नीचे वाला केटायन होता है वो कैथोड पर जाता है। ठीक है, यदि आपको नहीं याद है तो आप इसके शुरू के वीडियो देखें, तीसरे या चौथे नंबर के वीडियो में मैंने बताया होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस, वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना, वहां से आप देखें, वहां पे मैंने लिखवाया होगा कि ऊपर वाला एनायन एनोड पे जाएगा और नीचे वाला केटायन कैथोड पे जाएगा। ठीक, अच्छा, अब एनोड पे क्या होता है? तो हमको पता है कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो Cl माइनस है, इसके पास देखो ये एक माइनस है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास एक माइनस है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और Cl2 बना लेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, इसके 2 मोल ले लो, तो यहाँ पे ये Cl2 बन जाएगा, और यहाँ पे फिर आपके इलेक्ट्रॉन 2 पास होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब कैथोड पे कौन जाएगा? तो कैथोड पे जाएगा H पॉजिटिव। तो आप ऐसा करो, यहाँ पे भी 2 H पॉजिटिव ले लो। तो ये जो 2 H पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और गेन करके H2 गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2 गैस। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 1 मोल बना है। कितना मोल बना है? 1 मोल। 1 मोल H2 गैस। कितनी गैस बनी? 1 मोल H2 गैस। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल H2 गैस को बनाने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल H2 बनाने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। यहीं पे लिख दूं क्या इसको छोटा करके? देखो, चूंकि 1 मोल H2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 मोल है। कितने हैं? 2 मोल। 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा 2 फेराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 2 फेराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फेराडे चार्ज की आवश्यकता एक मोल H2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फेराडे चार्ज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए मेरे पास कितना मोल है? प्रश्न में वो बोल रहा है 0.01 मोल, इसलिए 0.01 मोल H2 के लिए चार्ज आवश्यक होगा। देखो, इसको ऐसे पढ़ते हैं। 1 मोल H2 के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता, तो 0.01 H2 के लिए कितने फेराडे की आवश्यकता है ना। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये वाला नंबर इसके पास पहुंच जाएगा, तो 2F इंटू 0.01 अपॉन ये वाला नंबर, ये वाला नंबर नीचे आएगा, है ना, ये 1। ठीक है, तो इतने चार्ज की हमको आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्या आ गया? 2F इंटू 0.01। बोलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक। अच्छा, अब वो हमसे चार्ज नहीं पूछ रहा है, वो तो हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम। क्या पूछ रहा है? टाइम। कि 10 मिली एम्पेयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाए, मतलब वो हमसे टाइम पूछ रहा है। तो क्या करें? देखो, ऐसा करो, टाइम पूछ रहा है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाओ। Q बराबर I इंटू टी। Q कितना निकाला हमने? Q चार्ज होता है, तो चार्ज कितना निकाला? 2F इंटू 0.01 इक्वल टू करंट कितना है? 10 मिली एम्पेयर। तो इसको एम्पेयर बनाने के लिए 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये एम्पेयर बन गया। और टाइम वो हमको निकालना है। ठीक। अच्छा, 2F का मतलब समझते हो? 2F मतलब 2 इंटू 96,500 इंटू 0.01 और बटे में ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये टी क्या है? ये टी है टाइम। अब देखो, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, ये पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2, है ना। तो पॉइंट जब यहाँ से आप हटाएंगे तो नीचे कितने शून्य आएंगे? 2। मतलब 2 इंटू 96,500 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये। ठीक है,
पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो। अब देखना है 1 2 3, 3 प्लस की जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 96,500 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 0, 2 5 10 की 0, हाथ का 1, 2 छंग 12 और 1 13, 13 की 3, हाथ का 1, दूना 18 और 1 19। ठीक है, ये सेकंड में आया, काय में आया, सेकंड में। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है, यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 193,000 सेकंड, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,93,000 सेकंड, 1,93,000 सेकंड। ठीक है, मतलब 96,500 का डबल, 96,500 का 2 में मल्टीप्लाई करा ना, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम समझे। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये लगभग 99% कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हमको केवल 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो हमको बैटरी के बारे में पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जय राम जी की।